हेलो स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट फैक्ट्री में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये हमेशा से रहता है कि इतिहास की तैयारी हम कैसे करें। क्योंकि जो 10+2 तक जो स्टूडेंट इतिहास पढ़ते हैं उनका एक्सपीरियंस ये रहता है कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इतिहास क्लास में नींद आता है, ये सब उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है। तो स्टूडेंट ऐसा इसलिए आपको बोरियत लगता है इतिहास सब्जेक्ट कि आप जब 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आप जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी, इतिहास का एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आप जैसे 9th की इतिहास में जो भी एनसीईआरटी में है टॉपिक, सीधे सीधे आप उसको पढ़ते जाते हैं, सीधा रीड करते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर बनाते जाते हैं। तो आपको इसी कारण से आपको जो सब्जेक्ट है बोरियत सब्जेक्ट लगता है और इसी कारण आपको नींद आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको इतिहास पढ़ना एक आसान हो जाएगा। आपको कभी बोरियत फील नहीं होगा, आपको इतिहास सब्जेक्ट में रुचि जगेगी और इतिहास सब्जेक्ट आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से आशा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले है इतिहास की तैयारी। दोस्तों, इतिहास की तैयारी कैसे करें? तो कहता है, पहला पॉइंट है, इतिहास के अध्ययन का अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। जिन्हें हम तथ्य के रूप में देखते हैं वे महज एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण हैं। तो इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे मेजर पॉइंट इसमें होता है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। इसमें निरंतरता परिवर्तन कैसे हुआ, शुरू से अगर देखा जाए तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री से देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, मिडिवल में कैसे हुआ, मॉडर्न में कैसे हुआ, इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का परिवर्तन को हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने के लिए इतिहास को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों, जो उपखंड है उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला उपखंड है राजनीतिक। राजनीतिक के अंदर 2 उपखंड होता है। पहला है राजनीतिक विस्तार और उसका प्रशासन। राजनीतिक में ही हम उसका प्रशासन भी देखेंगे और राजनीतिक विस्तार भी देखेंगे। राजनीतिक विस्तार का माना हुआ कि जैसे कि अगर हम मिडिवल का बात करते हैं तो जैसे कि मगध साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य कैसे विस्तार हुआ, उसके बाद फिर अगला साम्राज्य कैसे अपने में जोड़ा, तो ये हो गया एक विस्तार, फैलाव हो गया। अगर दूसरा देखा जाए तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए क्या क्या प्रशासन है, क्या क्या है, पुलिस व्यवस्था कैसा है, न्याय व्यवस्था कैसा है, ये सब प्रशासन में आएगा। तो पहला हो गया दोस्तों राजनीतिक विस्तार और दूसरा प्रशासन, ये हो गया राजनीतिक के अंतर्गत। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक का मतलब ये होता है कि इसमें कृषि, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण आता है। इसमें आपको ये जानना है कि कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ, शिल्प में परिवर्तन कैसे हुआ, व्यापार में परिवर्तन कैसे हुआ, मुद्रा में कैसे परिवर्तन हुआ, पहले हमारा व्यापार किस आधार पे किया जाता था, अब मेरा व्यापार किस आधार पे किया जाता है, पहले मुद्रा किस चीज़ का आता था, सोने का, चांदी का, तांबा का, अब क्या चीज़ का, और पहला नगरीकरण क्या था, जैसे हड़प्पा सभ्यता का बात करें उसका नगरीकरण और आज का नगरीकरण में क्या अंतर है, इस चीज़ को इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है सामाजिक। सामाजिक मतलब ये होगा वर्ण एवं जाति, महिलाओं, शूद्र एवं अछूतों की दशा। दोस्तों, ये तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि वर्ण और जाति कि शुरू से लेकर के ही अंतर चले आ रहा है और महिलाओं को शुरू से बहुत कम छूट दिया गया, अब तो छूट भी मिल रहा है। इस चीज़ को अंतर को आपको इसमें समझना होगा। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के समय में चल रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य, कला। पहले सबसे आता है धर्म एवं दर्शन। उसमें शुरुआत का धर्म कैसा था और दर्शन कैसा था, शुरू में कैसा भाषा था, पाली था, क्या था, इस सब को आपको जानने के लिए मिलेगा। और कला, कौन सा कला था, शुरू में मथुरा कला हुआ, गंधार कला हुआ, आज का क्या कला है, ये सब चीज़ आपको परिवर्तन
जानने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों इस तरह से आप अगर हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपको एक फ्रेमिंग बन जाएगा, आपके माइंड में एक फ्रेमिंग बन जाएगा कि राजनीतिक विस्तार में ये हुआ था, प्रशासन में ये हुआ था, इस काल में ये हुआ था, उस काल में ये हुआ था। इसी तरह आपको चारों डायमेंशन देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका उपखंड खंड। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इतिहास लेखन का। इतिहास का लेखन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण हैं। पहला है प्राच्यवादी, दूसरा उपयोगितावादी, तीसरा है राष्ट्रवादी, चौथा है मार्क्सवादी, पांचवा है संशोधनवादी। दोस्तों उसके बाद आता है अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अतीत में क्या था और वर्तमान में क्या है, ये दोनों के बीच का और दोनों के बीच के अंतर को समझना, दोनों बीच के घटनाओं को तुलना करके अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास कहीं ना कहीं आसान होगा। तो इसको देखिए क्या है इसमें। अतीत की व्याख्या के क्रम में अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखने का प्रयास अथवा प्राचीन काल की घटनाओं की मध्यकालीन एवं आधुनिक घटनाओं से तुलना करके। अगला है आधुनिक भारत का इतिहास, एक परिचय। अब आधुनिक भारत में हम देखेंगे कैसे हम पढ़ेंगे इसको। वो तो था पूरा हिस्ट्री के बारे में, लेकिन अब आपका इसमें आता है मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे बांट के पढ़ेंगे, किस चेंजिंग के द्वारा आप पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। इसमें कहता है आधुनिक भारत तथा समकालीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित महत्वपूर्ण भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसमें क्या क्या आएगा आपको कि इसमें आपको सबसे मेजर पॉइंट में रहेगा भारत का राजनीतिक परिदृश्य। उसके अंतर्गत आपको 2 पॉइंट आएगा, मुगल साम्राज्य का विघटन तथा क्षेत्रीय राज्य का उद्भव। और दूसरा पॉइंट है मराठा क्यों मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके। मतलब इसमें एक बहुत लंबी कहानी है मराठा में कि मुगल साम्राज्य चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन मराठा उसके सामने जल्दी झुक नहीं पाया। तो दूसरा मेजर पॉइंट यह है दोस्तों कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत ये कहने के लिए कह सकते हैं कि क्या यह अंधकार का युग था अथवा पतन का काल था। तो इसमें बहुत बड़ा डिबेट है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। तो ये जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एक यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई थी। दोस्तों जब आप डायरेक्ट ऐसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब हम आंसर को कहाँ से ले, कैसे लिखे, ये आपको समझ में कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको बांट करके, भाग में बांट करके, खंड 1, खंड 2, खंड 3 ऐसे करके आप पढ़ते हो तो आपको एक माइंड में बना रहेगा कि इस क्वेश्चन का खंड 1 के अंतर्गत ही आंसर मिलेगा, उसके बाहर नहीं मिल सकता है। तो ये आंसर आपको लिखने में आसान होगा। दूसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, एक परिचय। दूसरा इसका पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट ये आता है। एक पहला पॉइंट था 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, दूसरा ये है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार, क्योंकि आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आपको जो है मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया और जो ब्रिटिश कंपनियां थे ये सभी का आगमन पहले ही हो चुका था, मुगल साम्राज्य में हो चुका था, लेकिन वहाँ जो था शासन का स्थापना और विस्तार वहाँ से स्टार्ट हो गया। और दूसरा मिलेगा देखने के लिए ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गई। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिश कंपनी एक कंपनी के रूप में आया था, व्यापारी के रूप में आया था, लेकिन ये कैसे व्यापारिक से एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन हो गया। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर यहीं आप नहीं समझोगे तो फिर आपको पूरा हिस्ट्री में प्रॉब्लम होने वाली है। तीसरा पॉइंट है किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफल रहे। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस टाइम ब्रिटिश आए थे भारत में, उससे पहले फ्रांस, डच ये सब आ चुके थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध सफल रहे। मतलब उसका क्या रणनीति रहा फ्रांसीसियों के साथ, क्या उसका नीति था, क्या उसके प्रति जो सोच था क्या था, उसको आपको इसमें देखने को मिलेगा। चौथा है भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सके। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है ब्रिटिश शक्ति के सामने
या सामने क्यों सफल नहीं हो पाया, इसका सबसे बड़ा ये कारण है जो आपको आगे जो आप मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद पॉइंट है, क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में ही जीता। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें आता है, क्या ब्रिटिश ने भारत के मुक्तिदाता की भूमिका निभाई। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या ब्रिटिश सही में भारत के मुक्तिदाता था, क्या ब्रिटिश सही में भारत को उज्जवल किया, क्या ब्रिटिश सही में ही भारत को ऊंचा बनाया, इसका कहना यह था। तो दोस्तों इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। मतलब इसका कहना है कि 18वीं शताब्दी का मध्य यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच का, कि मतलब इसका कहने का मतलब कि भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में किस प्रकार था। जैसे कि था मुगल था, मराठा था, सिख था और ये जो राजपूताना राज था, इससे रिलेटिव ये क्वेश्चन है। और अगला पॉइंट ये है कि उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, उपनिवेशवाद, उसके बाद आता है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण। इसमें भी चरण आता है वाणिज्यिक चरण, जो हमारा हिस्ट्री चलेगा 1757 से 1813 तक का। इसका मुख्य उद्देश्य होगा अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। मतलब इसका है कि हमारे भारत में रह करके भारत से राजस्व कर यानी भूमि कर या और जो व्यापार का था कर, जैसे इंपोर्ट आयात और निर्यात का जो कर था, भारत से संग्रह करके और भारत के ही व्यापार में निवेश किया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और इसके अंतर्गत स्टूडेंट आपको 5 चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जो आपको शुरू में बताए थे, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसमें सामाजिक में तो और सांस्कृतिक में तो ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था उस टाइम 1757 से 1813 तक, लेकिन ये 3 चीज़ पे बहुत बड़ा फोकस किया गया था, जो इसमें इस प्रकार दिया गया है। राजनीतिक के अंतर्गत आप ये पढ़ोगे कि घेरे की नीति, अर्थात शत्रु राज्य को मित्र राज्यों से घेर कर रखना, राजनीतिक में पढ़ोगे। प्रशासनिक नीति में पढ़ोगे कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। आर्थिक नीति में हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा धन की निकासी। धन की निकासी का मतलब ये हुआ कि भारत से भारत का पैसा ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन में वहाँ पे जाके अपना जो फैक्ट्रियाँ हैं बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ लगाने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वही रुपया को भारत में कर्ज लगा करके रेलवे का विकास, ये सब में लगाया गया। सामाजिक नीति में है भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं। हम पहले बताए थे कि सामाजिक नीति और संस्कृति में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि उनको डर था कि शुरुआत में ही अगर हम भारतीय समाज को परिवर्तन करते हैं, सांस्कृतिक नीति को परिवर्तन करते हैं, तो भारतीय जो है बिगड़ जाएंगे और मेरा जो निवेश है या जो मेरा व्यापार है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो सांस्कृतिक नीति में आप पढ़ेगा प्राच्यवाद पर बल दिया जाना। प्राच्यवाद मतलब रूढ़िवाद, यही सबसे रिलेटिव है। अगला है उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, जिसमें औद्योगिक चरण आता है 1813 से 1858। इसका मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयातक तथा कच्चे माल का निर्यातक बना के रूप में परिवर्तित करना। दोस्तों धन निकासी का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हुआ था, जो कि जिस टाइम पहले अभी से पहले भारत एक विनिर्मित उत्पादों में आता था, आयातक में आता था, लेकिन अब जो है कच्चे माल का निर्यातक बन गया। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, राजनीतिक में साम्राज्यवादी प्रसार पर बल, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्य को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। और प्रशासनिक नीति में प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन देना। तीसरा, आर्थिक नीति में कृषि का व्यवसायीकरण, भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को धक्का पहुंचाना, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक विभाग, सड़क मार्ग आदि का निर्माण। सामाजिक नीति में समाज सुधार के लिए विधि निर्माण करना तथा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना। दोस्तों सबसे बड़ा सामाजिक नीति में परिवर्तन हुआ औद्योगिक चरण में, और यहाँ से ही हमारे जो राज्य भाषा था हिंदी, उसको यहीं से ही जो है ख़त्म करने का कोशिश किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों का जन्म देना। संस्कृति में उदारवादी तथा उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति तथा भारत पर उसका प्रभाव।
अगला है उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, वित्तीय चरण 1858 तथा उसके पश्चात। इसका उद्देश्य है भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना, भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। भारत एक यहाँ मार्केट बन गया, उसके बाद मार्केट बन गया, ऐसा मार्केट बन गया जो कि ब्रिटिश में सामान बन रहा है, भारत में बिक रहा है, लेकिन भारत का सामान ब्रिटेन में नहीं जा पाएगा और नहीं बिक पाएगा। दूसरा यह है कि 1857 के विद्रोह जैसे घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। इसी समय जो सबसे भारत का सबसे पहला हुआ था, कह सकते हैं आंदोलन, इस पे बहुत सारा डिबेट है, इसको किसान आंदोलन कहे या इसको सैनिक आंदोलन कहे या इसको क्या कहे, इसमें बहुत बड़ा डिबेट है। इसको आप उस समय पढ़ने के समय मिल जाएगा आपको। तो जो 1857 का क्रांति हुआ था उसमें ब्रिटिश विफल रहे थे, उसी को इसमें कहा रहा है कि पुनरावृत्ति को रोकना, मतलब ऐसा काम फिर से ना हो जो कि हम फिर से विफल हो सके। तीसरा, अन्य औद्योगिक शक्तियों की चुनौती को देखते हुए भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। तो अगला है भारतीय राष्ट्रवाद। उसके बाद राष्ट्रवाद का चरण आया, उसमें पहला चरण था अर्ध राष्ट्रवादी आंदोलन, फिर उसका भी पार्ट था। फिर अगला था 1857 का महाविद्रोह, फिर था आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन। आद्य राष्ट्रवादी में जो डायग्राम दिया हुआ है इसी प्रकार है, 19वीं शताब्दी के जनजाति एवं किसान आंदोलन। फिर आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन में आता है 19वीं शताब्दी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। उसके बाद आता है 20वीं सदी के आरंभ में निम्न जाति आंदोलन, विकास तथा भीमराव अंबेडकर, पेरियार नायकर एवं श्री नारायण गुरु जैसे नेताओं की भूमिका। उसके बाद आता है 1920 तथा 1930 के दशक में समाजवादी एवं साम्यवादी आंदोलन। इसी प्रकार से हमारे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, विकास हुआ यहीं से। उसके बाद अगला आता है स्वतंत्र भारत, ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत एवं राष्ट्र निर्माण। स्वतंत्र भारत 1945 से अभी तक का आता है, जिसमें कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश था वो हमें स्वतंत्र किया, उसके बाद जो है हमारे राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ। छोटा छोटा राष्ट्र बटा हुआ था, उस टाइम भी बटा हुआ था, जो अभी भी उसका एक सबसे बड़ा देख रहे हैं, सबसे बड़ा विद्रोह देख रहे हैं जो अभी कश्मीर का चल रहा है, जम्मू कश्मीर का चल रहा है। उस टाइम जो विभाजन हुआ था, तो जो विभाजन के दौरान जब जिन्ना और हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जैसे नेहरू और बहुत सारे थे, जब जो हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर का जो शासक हरि सिंह थे, उसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हस्ताक्षर कर लिया कि ये जम्मू कश्मीर भारत में विलय होगा और जिन्ना चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विलय होगा, लेकिन प्रामाणिक रूप से और कागजी रूप से भारत के पक्ष में सिग्नेचर किए थे वो। लेकिन अभी भी जिन्ना कहते हैं कि नहीं वो मेरा है। उस सबसे बड़ा इसका उदाहरण अभी भी जम्मू कश्मीर है। उसकी अंतर्गत इतना पॉइंट आता है जो इस प्रकार है, विभाजन, हिंसा एवं दंगे तथा भारत की राजनीति एवं विदेश नीति पर इसका प्रभाव, देशी रियासत का विलय एवं राष्ट्र निर्माण। उसी के अंतर्गत आता है विलय और राष्ट्र निर्माण, कैसे कैसे छोटे छोटे राज्य को मिलाकर के एक राज्य भारत के अंतर जोड़ा गया। उसी प्रकार इसी तरह है, इसमें सबसे लास्ट में आता है स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत की पहचान को स्थापित करना। भारत की पहचान, उस टाइम तो भारत की पहचान कोई था नहीं, लेकिन एक विदेश नीति अगर मेरा सही रहेगा तो उसी की बदौलत हम पूरा विश्व में अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं कि हम भी एक बहुत संपूर्ण राष्ट्र हैं और हम भी एक बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप कभी बोर नहीं होगे और आपको कभी क्लास में नींद नहीं आएगा। इसी अप्रोच से आप जो हिस्ट्री को पढ़ो और इसको चेंजिंग को समझने की प्रयास करो। चेंजिंग कब क्या हुआ, कैसे क्या बदला, कैसे क्या हुआ, एंशिएंट में कैसे क्या हुआ, किस काल में क्या हुआ, किस काल का राजनीतिक काल क्या था, सामाजिक में क्या हुआ। अगर इस तरह से आप अगर पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट लगेगा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा और बहुत मन लेने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है।